नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथर, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल मेरे साथ मौजूद है और लगातार अपडेट हम आपको हैदराबाद निकाय चुनाव का पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये वो निकाय चुनाव है जिन्होंने दरअसल दक्षिण भारत की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी है। जी हां, पिछली बार जो पार्टी नंबर 3 पर थी वो पार्टी नंबर 2 पर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके तौर पर उभर रही है, और जो 2 पर थी वो नंबर 3 पर खिसक चुकी है। और यही वजह है कि शायद बीजेपी को इस चुनाव से काफी ज्यादा इस वक्त यूं कहें कि बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, और यही वजह है कि वहां पर अब पार्टी दफ्तर में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लगातार हम आपको ग्राउंड से अपडेट भी दिखा रहे हैं। हमारे खास मेहमान पैनल पर भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच संजय जी का एक रिएक्शन मैं ब्रेक पर जाने से पहले लेना चाहती थी। एक बार फिर से उन्हीं से शुरुआत करते हुए, संजय जी, पिछले निकाय चुनाव तक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था कि कोई विकल्प ही नहीं है। उस फैक्टर को अब बीजेपी ने बदल दिया है। अब विकल्प के तौर पर बीजेपी, और ये जो है तमाम रुझानों में भी साफ हो रहा है कि कैसे बीजेपी ने पूरी लहर अपने पक्ष में करी और उसके लिए एक सेट स्ट्रैटेजी, एक तय रणनीति के साथ वो मैदान में उतरे। बिल्कुल, ये जो रुझान अभी हमारे सामने है उसके हिसाब से तो बिल्कुल 3 कॉर्नर कंटेस्ट दिखाई पड़ता है। तो ये जो नैरेटिव को बिल्कुल विकल्प नहीं है। टीआरएस ही एकमात्र पार्टी है जो तेलंगाना में या हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी सरकार बना सकती है। तो ये अभी जो रुझान है उसके हिसाब से तो बिल्कुल साफ है। बीजेपी एक बड़े विकल्प के रूप में उभर रही है। एआईएमआईएम ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। जिस इलाके में उन्होंने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, रुझानों के हिसाब से तकरीबन वो 40-42 सीटों पर बढ़त बनाए गए, कुछ सीटें वो जीत चुके हैं। तो विकल्प तो है, बीजेपी ने तीसरे विकल्प के रूप में। ठीक है संजय जी, आपका माइक एक बार आप प्लीज ठीक करिएगा, शायद वो आवाज ठीक से आ नहीं रही है। संगीत जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। टीआरएस 67, बीजेपी 39, एआईएम 42। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी स्थिति आ गई है, त्रिशंकु की स्थिति आ गई है। मेयर किसका बनेगा? अब कौन किसके साथ जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। यदि टीआरएस और कांग्रेस एक साथ आ जाती है, जैसा कि आशुतोष जी भी पहले बोल रहे थे, तो एक प्रकार से ये हो जाएगा कि इनका बड़ा गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक दुविधा ये रहेगी कि टीआरएस से आगे की लड़ाई उनको लड़नी है, इसलिए साथ नहीं जा सकते हैं। ओवैसी की पार्टी और टीआरएस के यदि ये साथ जाते हैं तो आने वाले दिनों में उनके चुनावी समीकरण बिगड़ने के हैं। गठबंधन का स्वाद जब भी बीजेपी ने चखा है उनके लिए अच्छा नहीं रहा है। हाँ, तो बिल्कुल भी वो कोई सबक लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रीजनल पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा है उसमें अब उसे अकेले ही खड़े होने चाहिए, क्योंकि तभी वो उनको रिप्लेस कर पाएंगे। उनकी जमीन जो है वो उनको हमेशा ये रहना चाहिए कि भाई ओवैसी जैसी पार्टी को यदि हम भारत की राजनीति से यदि मार्जिनलाइज करना चाहते हैं तो हमको एक बड़े प्रिडोमिनेंट फोर्स के रूप में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके स्थान को खाली करना पड़ेगा, उनको वहां से हटाना। जैसे बंगाल का चुनाव है, बंगाल में यदि ममता बनर्जी वहां रहती हैं तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी नैरो पॉलिटिक्स करके वहां रेडिकल इस्लामाइजेशन को साथ साथ खड़ा करती रहेंगी। ऐसी जो है वो देश विरोधी ताकतों को कम करने के लिए या उनकी वजूद को कम करने के लिए ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जाए। जिस स्टाइल में अब बीजेपी वहां पर उतर रही है, ममता बनर्जी को बीजेपी की पिच पे आना पड़ रहा है, वैसी तस्वीर भी वहां पर हमें दिखाई दे रही है उनके फैसलों में कम से कम। लेकिन एक बार हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। आशीष वहां पर मौजूद है। आशीष, बताइए क्या अपडेट है? और देखिए स्टूडियो में तो अब ये डिस्कशन इस वक्त हो रहा है कि मेयर किसका होगा। चलिए, आशुतोष है हमारे साथ। आशुतोष। मीनाक्षी, देखिए, अगर जो ऑर्गेनिक गठबंधन जिसे कहा जाता है वो बीजेपी के पास तेलंगाना में नहीं है, पूरे तेलंगाना में नहीं है, हैदराबाद की बात छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात ये भी समझिए कि जब भी विधानसभा में जरूरत पड़ती है टीआरएस को तो नेचुरली एलाई बन जाती है उसमें एमआईएम लगभग हर बिल पर समर्थन देती है। तो अगर मेयर की नौबत आती है तो उसमें एमआईएम सीधे सीधे टीआरएस को समर्थन देगी, वहां वो समीकरण बनेगा। लेकिन बीजेपी दिल्ली से प्रचार में भले जो भी टारगेट रखा हो, यहाँ के नेता थे सीधा कहते थे हमारे पास 4 है, अगर हम 40 पहुंच गए तो मनोबल बढ़ जाएगा। भाई आप देखिए कि जो दुबक्का बाईपोल था वहां आप जीत गए, अब आपके पास एक लोकसभा सांसद हैं, तो मनोबल जो है वो तेज है। और इसीलिए बीजेपी दफ्तर पर आज खामोशी नहीं है। आप टीआरएस का जश्न देख रही हैं। अब से 30 मिनट में यहाँ पटाखे भी फूटेंगे, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, और वो तैयारियां हैं डॉक्टर साहब? पूरी तैयारी है सर। पटाखे भी है, ढोल नगाड़े भी है,
सेलिब्रेशन भी है और जीतने की बहुत खुशी भी है। लेकिन बनाने तो आप मेयर वाले थे, कहाँ 40-45 पर निपटते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है तो वो बड़े टारगेट को लेके ही लड़ा जाता है। कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि मुझे 4 से 5 सीटें लेनी है। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर बीजेपी और वो चुनाव मैदान में है, रण में है, कहीं ना कहीं तो जीत के लिए ही पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता आशीष पांडे भी लगातार ग्राउंड से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। इस वक्त वो टीआरएस दफ्तर के बाहर से मौजूद है। भव्य तस्वीरें वहां से आशीष आप दिखा रहे थे, क्योंकि टीआरएस के खेमे में अब जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि ये जश्न डबल हो सकता है अगर उन्हीं का मेयर आया तो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर मेयर पिछली बार की तरह 2016 की तरह अगर दोबारा से यहाँ मेयर आए तो इनके जश्न ज़रूर दुगुना होगा। अभी देखिए विक्ट्री साइंस आने लगे हैं, जय तेलंगाना की नारेबाजी शुरू हो गई। और जहाँ भी देखें ये गुलाबी जो है पार्टी का कलर, चारों तरफ गुलाबी जो रंग है वो यहाँ पार्टी मुख्यालय में फैला हुआ है। बड़े बड़े डीजे का इंतजाम किया गया है, ट्रेडिशनल जो फोक्स हैं उनका भी इंतजाम किया गया है। नाच गाना, सेलिब्रेशन, मिठाइयाँ, आतिशबाजी, पूरी तरीके से तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है जीत के जश्न में डूब चुकी है। ये जो नाच गान, सेलिब्रेशन, डांस, कार्यकर्ता, ये आतिशबाजी, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ बता रही है कि कैसे नतीजे प्रारंभिक ही हैं, रुझान है। मात्र 7 सीटों पे आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने जीत की घोषणा की है। और ये हमारे साथ तो वहाँ पर म्यूजिक की आवाज आ रही है, जिस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे का म्यूजिक वहाँ पर बज रहा है। पूरे रंगारंग माहौल से इस वक्त सराबोर है वहाँ पर टीआरएस का दफ्तर। संजय जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, क्योंकि अगर ये जो रुझान आ रहे हैं इसमें 2-4 सीटें प्लस माइनस हम टीआरएस की कर भी लें और फाइनल आंकड़े के रूप में अगर इसको देखें तो क्या प्रक्रिया रहती है मेयर के चुनाव की? क्या टीआरएस का ही अपर हैंड माने हम? टीआरएस का जरूर अपर हैंड है, क्योंकि मेयर का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इसमें ये जो 150 लोग चुन करके आएंगे, कॉरपोरेटर सिर्फ वही वोट नहीं डालते। ये इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें ये 150 कॉरपोरेटर तो हैं, इसके अलावा 52 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन हैं? इस पूरे जो जोग्राफिकल इलाके जहाँ चुनाव हो रहा है, इसमें से जितने एमएलए चुने हुए हैं, जितने एमएलसी हैं, जितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं और जितने राज्यसभा के अगर मेंबर हैं जो इस इलाके में अगर रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो कुल मिला के ये 52 एडिशनल मेंबर्स है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में 195 स्ट्रेंथ है और 98 चाहिए आपको मेयर की सीट जीतने के लिए। तो अगर हम एमएलए को देखें तो टीआरएस के पास 17 एमएलए हैं, एमएलसी की भी टीआरएस के पास 17 हैं, तो 17 और 17 34 हो जाते हैं। और 2 इनके एमपी हैं, तो 36 सीट वोट इनके पास ऑलरेडी बरकरार है। 98 चाहिए आपको मेयर का पद जीतने के लिए। तो अगर 62 भी जरूरत पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 62 भी ये जीत जाएंगे तो अपने बल पर अपना मेयर चुन सकते हैं। आशुतोष जी, आपका रिस्पॉन्स इस पर? अभी मुझे लगता है अभी भी आंकड़े काफ़ी तेज़ी के साथ उठापटक हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की सीटें मुझे लगता है भी और काफ़ी कम होंगी। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि टीआरएस को कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है ना, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ था नहीं, उनके लिए तो विन विन सिचुएशन ही है। देखिए, जिस तरीके से सुबह से जिस तरीके से नंबर आ रहे थे, तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि आंधी तूफान चल रहा है, सुनामी चल रहा है और बीजेपी सबको तबाह कर देगी। चल रहा है 41, 42। उसमें करीब 50% वो सीटें वहां से कम हुई हैं। तो एक चीज तो स्पष्ट ये है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंकी, किलर इंस्टिंक्ट के साथ कैंपेन किया और ये कोशिश की कि क्या इस तरीके से कैंपेनिंग करके हम तमिलनाडु या तेलंगाना या आंध्र की राजनीति को बदल सकते। ये भ्रम टूटेगा। ओवैसी बी टीम थे बीजेपी की, या जो अब तक ये कांग्रेस की मेरा तरफ हमेशा से से मानना रहा है कि ओवैसी की पार्टी जब भी हाई प्रोफाइल कैंपेन करती है तो बीजेपी को उसको फायदा होता है। बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एक दूसरे को दरअसल फीड करते हैं। आपने पूरे कैंपेन के अंदर देखा, टीआरएस पर अटैक नहीं था। हकीकत यह था कि अटैक ओवैसी पे था, लेकिन ओवैसी के बहाने टीआरएस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आशुतोष जी, मुझे लगता है कि ओवैसी पर अटैक इसी के लिए था क्योंकि इस चुनाव से एक लार्जर नैरेटिव बीजेपी तैयार करने की कोशिश कर रही है। और वो राष्ट्रीय एक तरह से नैरेटिव ये है कि जो ऐसी पार्टियां जो माइनॉरिटीज़ के वोट के बल पर जीतती है उसको काउंटर करने, ये दिखाना कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के इश्यूज के बल पर एक इलाके में चुनाव जीतते हो तो उसकी काट हमारे पास है। इसी वजह से मुझे लगता है बार बार
अटैक ओवैसी पे किया जा रहा था और टीआरएस के बारे में बहुत कम जिक्र हो रहा था इन चुनावों हर एक काट हर एक तोड़ की तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने कर रखी थी। हमारे साथ मौलाना सईद जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल के। सईद जी, ये तमाम आंकड़े आप तक भी पहुंच रहे होंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है आपका? रुझान आए हैं अभी तक? देखिए, जीएचएमसी का इलेक्शन था और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्ट कैंपेनिंग करे हैदराबाद में, अमित शाह ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया, नड्डा जी ने किया। बहरहाल बीजेपी के तमाम दिग्गज आ गए हैदराबाद में और हैदराबाद में जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 15-20 में बीजेपी समेट जाएगी। तो खोदा पहाड़ रुझानों के हिसाब से नंबर 3 पर आप चल रहे हैं अभी? नहीं, हम लड़े थे 51 में 42 इज वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। स्ट्राइक रेट तो सबसे शानदार एमएनएम का ही है। तो बस अब स्ट्राइक रेट से ही आप संतुष्ट हो जाएंगे? जितने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स ओवैसी साहब की तरफ से कैंपेनिंग के दौरान दिए जा रहे थे, उसके मद्देनजर जमीन पर कितना असर दिखाया, उस पर भी सवाल बनेगा। नहीं, 51 सीट अगर कोई कॉन्टेस्ट करता है और उसमें से 42 आज बता रहे हैं, आप लिख के रखिए, 45-47 के करीब एमआईएम जीतेगी। तो आप उससे अंदाजा कीजिए कि कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस, 100% परफॉर्मेंस के करीब है माशाल्लाह। और बीजेपी ने जिस तरह से इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की और सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने नारा दिया, हैदराबाद के नाम बदलने का नारा दिया और जो है दीगर उन्होंने हिंदू मुसलमान करके हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। और ये बात हैदराबाद इलेक्शन में फिर से साबित हो गई कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, हिंदू वोट बैंक जरूर है जिसको खींचने के लिए लड़े हुए। तो आपको लगता है ध्रुवीकरण काम नहीं किया, ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं बैक सीट पर रहा, लोकल मुद्दे काम किया आपके लिए? नहीं, हाँ, एमआईएम ने जो हमेशा काम करती है वो तो आपको मालूम है ग्राउंड पे रहती है। कोविड आया तो सबसे ज्यादा बल्कि वही पार्टी थी जो हर घर में अनाज पहुंचा रही थी पार्टी की तरफ से। और जब फ्लड्स आया तो घर पहुंची, हेल्थ कैंप्स लगाए। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर। हर तरह से काम किया तो एमआईएम ने किया। और एक बात आपको कहूंगा कि एमआईएम की जीत में आप देखेंगे पुराने डिवीजन से जो है राजमोहन की जीत आ गई। संजीव जी आपका रिएक्शन लेंगे क्योंकि आपकी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन इस बीच मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंची, वहां का जायजा लिया और साथ ही कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस बार के निकाय चुनाव में क्या उम्मीद रखते हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए तो भारी तादाद में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, लेकिन आपको बता दें जैसे जैसे नगर निगम चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं वो राजनेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। कभी बीजेपी आगे चल रही है, कभी टीआरएस आगे चल रही है। सुबह हमने देखा था, सुबह से दोपहर तक बीजेपी की लीड थी, लेकिन उसके बाद टीआरएस ने अब अपनी लीड ले ली है। फिलहाल चार मीनार के इलाके में हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। एक तरफ महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोग आते हैं, तो दूसरी तरफ यहीं पर मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भी भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं। आरएएफ के जवानों की भारी तैनाती यहां पर की गई है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आलोक दास आपको दिखाएं। और यहां पर पुलिस बल की भी भारी तादाद में मौजूदगी है और सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम इंतजाम यहां पर किए जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। और यकीनन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि एक तरफ शुक्रवार पूजा अर्चना चल रही है, जुमे की नमाज के लिए भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर इन जवानों की तैनाती की गई है ताकि स्थिति बिगड़ने नहीं पाए। लेकिन चुनावी रिजल्ट किसके पक्ष में रहते हैं, शाम होते होते फैसला किसके पक्ष में होता है, किसका मेयर बनेगा, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा दिलचस्प। लेकिन मोतियों के शहर का मिजाज इस बार कम से कम नगर निगम के चुनावों में बिल्कुल अलग और अलहदा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद, चार मीनार आज तक। तो फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।